2026 ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए हम लोग लेकर आ गए प्रैक्टिस सेट, जो जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान का होगा। और हर जो मतलब जीव विज्ञान चाहे हो जाए, चाहे केमिस्ट्री हो जाए, चाहे फिजिक्स हो जाए, आप लोग का हमेशा मिलेगा का जैसे 50 क्वेश्चन मिलेगा, और ये जो है पीवाईक्यू क्वेश्चन होंगे, यानी प्रीवियस ईयर जो है क्वेश्चन आए हुए, यानी किसी न किसी एग्ज़ाम में, मतलब रेलवे के एग्ज़ाम में ना आया है ज़रूर। सब वही क्वेश्चन है। देखिए जैसे पहला हम लोग का क्वेश्चन है, ये 2025 में आया हुआ है, ठीक? यानी कहीं न जैसे ग्रुप डी में दिया है, तो ये कहीं न कहीं क्वेश्चन आया हुआ ही रहेगा, ठीक? एनटीपीसी हो जाएगा, टेक्नीशियन हो जाएगा। देखिए अब ये मत कहिए कि मतलब ये टेक्नीशियन का है, या इस मतलब ग्रुप डी का नहीं है। देखिए रेलवे ने ही दिया है, तो वो पूछेगा ही पूछेगा, कोई भी प्रश्न किधर भी कर सकता है, ठीक? तो प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए। देखिए आप कितना हो पढ़ाई करते हैं, तो प्रैक्टिस लगाना बहुत ही ज़रूरी है। जितना आप रिवीजन करें उतना प्रैक्टिस भी करिए, ठीक? ताकि आपको कॉन्फिडेंस आए और आप अच्छा मार्क लेकर आ सकें। तो हम लोग ज़्यादा समय नहीं लेते हुए अपना स्टार्ट करते हैं, ठीक? देखिए पहला क्वेश्चन हम लोग का है कि जीव विज्ञान की, हाँ देखिए पहले बता देते कि चैप्टर वाइज सब आप लोग का प्रैक्टिस कराया जाएगा, और इसके पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा आप लोग का, ठीक ना? तो देखिए जीव विज्ञान की कौन सी शाखा वंशानुक्रम पैटर्न के माध्यम से परिक्षेप्य पर केंद्रित है, यानी जो है ना जीव विज्ञान की कौन सी शाखा है जो वंशानुक्रम पैटर्न के माध्यम पर ये आधारित है, यानी केंद्रित है, ठीक? ये कहा गया। तो कौन सा है? वंशानुक्रम यानी तो आनुवांशिकी, ठीक? ऑप्शन नंबर सी रहेगा आप लोग का, आनुवांशिकी। ये आप लोग का आनुवांशिकी हो जाएगा। अच्छा, इसका थोड़ा सही से नहीं प्रयोग कर पा रहे ना, हाँ, आनुवांशिकी ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सब्जियों, फलों और फूलों जैसी उच्च मूल्य वाली फसलों की खेती को क्या कहा जाता है? यानी सब्जी, फल, फूलों जैसी उच्च मूल्य वाली फसलों की खेती को क्या कहा जाता है? तो बताइए। तो इसका नाम नाम हो जाएगा हार्टिकल्चर, जो ऑप्शन नंबर डी है, हार्टिकल्चर, ठीक? तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है? कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है? साइटोलॉजी, साइटोलॉजी ऑप्शन नंबर सी, ठीक? अब देखते हैं विटीकल्चर क्या है? सब्जियों की खेती, आम की खेती, अंगूर की खेती, फूलों की खेती, तो कौन सा है? तो विटीकल्चर, विटीकल्चर किसे कहते हैं? अंगूर की खेती को, ऑप्शन नंबर सी। देखिए अब आ जाता है हमारा पांचवा क्वेश्चन, एपिग्राफी। एपिग्राफी क्या है? एपिग्राफी का क्या अभिप्राय है, यानी किसका अध्ययन किया जाता है? पांचवा क्वेश्चन में आप लोग बताइए। तो इसका क्या होगा? शिलालेखों का अध्ययन, ऑप्शन नंबर बी, ठीक? शिलालेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? एपिग्राफी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? आर्थियो, नहीं, आर्निथोलॉजी, ऑप्शन नंबर डी, पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? आर्निथोलॉजी। अच्छा, पूरा ऑप्शन भी बताना चाहें? देखिए जैसे हो गया हर्पेटोलॉजी, हर्पेटोलॉजी ऑप्शन जो ए है, मतलब ये वाला हर्पेटोलॉजी का होता है उभयचरों एवं सरीसृपों का अध्ययन होता है, ये वाला, ये कहाँ गया? ये। और फिर जो है ऑप्थेल्मोलॉजी, ऑप्थेल्मोलॉजी जो होता है आँखों का चिकित्सक चिकित्सीय अध्ययन होता है, यानी कि आँखों का अध्ययन, ठीक?
और फिर जो है एंथ्रोपोलॉजी, मानव के क्रमिक विकास का अध्ययन, एंथ्रोपोलॉजी हो गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए, सातवां वाला देखते हैं क्वेश्चन। सातवां तो हो गया है ना। सातवां, देखिए, सेरीकल्चर शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो सेरीकल्चर बताइए किससे संबंधित है? तो सेरीकल्चर रेशम की खेती, ऑप्शन नंबर बी। ये क्या हो रहा है? अच्छा, ऑप्शन नंबर बी, रेशम की खेती। ठीक, चलिए हम लोग दौड़ दौड़ क्वेश्चन उड़ाते हैं, ठीक ना। देखिए, इस सेरीकल्चर हो गया। ये सेरीकल्चर दो से संबंधित है क्या? अच्छा, ठीक ठीक, दो दो बार पूछा है। तो सेरीकल्चर किससे संबंधित है? वो एनटीपीसी में पूछा है, ये 2016 एनटीपीसी में पूछा है। ठीक, तो देखिए, सेरीकल्चर फिर आ गया। ओह, सेरीकल्चर फिर आ गया तो क्या है? सेरीकल्चर का बताइए। रेशम की कीड़ों का पालन या वही रेशम की खेती होता है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, ये हो गया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पशु व्यवहार के जैविक अध्ययन का सबसे अच्छा वर्णन करता है? यानी जैविक अध्ययन होता है, मतलब पशु के व्यवहार का जैविक अध्ययन, वो पूछ रहा है हमसे। ठीक, अध्ययन, तो ये क्या होता है? हाँ हाँ, आप बताइए तो क्या होता है? इथोलॉजी, तो क्या हो जाएगा? इथोलॉजी। ठीक ना। 9 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे। अरे कहाँ गया? हाँ, निम्नलिखित में से शब्द, कौन सा शब्द पशु, ये क्या हो रहा है? हाँ, पशु व्यवहार के जैविक अध्ययन का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो क्या होता है? इथोलॉजी। ठीक, इथोलॉजी, ऑप्शन नंबर डी, इथोलॉजी। चलते हैं आगे, देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10। हीमैटोलॉजी का अध्ययन संबंधित है, किससे संबंधित है? हीमैटोलॉजी का, तो हीमैटोलॉजी का किससे संबंधित है? रक्त से, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक, तो ये रक्त से संबंधित हो गया। अब हम लोग आगे देखते हैं क्या है। 11 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें मनुष्य का अध्ययन होता है? तो मनुष्य का अध्ययन किस में होता है? तो आप किधर गए? एंथ्रोपोलॉजी, यानी ऑप्शन नंबर सी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आप टू के स्पीड से देख सकते हैं, हम भले थोड़ा आराम से बता रहे हैं, लेकिन आप लोग टू के स्पीड से वीडियो रिकॉर्डिंग है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक ना, 2x से स्पीड से आप लोग देख सकते हैं। चलिए, निषेचन, विकास, विभाजन और विभिन्नता के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? तो बताइए। भ्रूण विज्ञान, भ्रूण विज्ञान, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, तो आगे बढ़ा जाए। चलिए, 13 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। ओ, ये क्या हो गया? क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग देखते हैं। बोला है कि पौधों में बीमारियों का अध्ययन और वह तरीका जिससे पौधे विरोध करते हैं या संक्रमण से सामना करते हैं, क्या कहलाता है? यानी पौधों में जो बीमारियों का अध्ययन होता है और वह तरीका जिससे पौधे विरोध करते हैं संक्रमण से। ठीक, तो हाँ, तो 13 क्वेश्चन, तो 13 का क्वेश्चन बताइए कौन सा हो जाएगा? तो फाइटोपैथोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी,
फाइटोपैथोलॉजी। फाइट देखिए लड़ते हैं बीमारियों को से आप मतलब आप संक्रमण से आप बचाव करते हैं तो फाइट करते हैं तो फाइटोपैथोलॉजी पैथोलॉजी फाइटोपैथोलॉजी। ठीक, ऑप्शन नंबर सी हो गया। 14 हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। जीवित हाँ, जीवित चीजों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन कामा मृदा विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? 14 का आंसर बताइए। तो 14 का हो जाएगा एडो एडाफोलॉजी एडाफोलॉजी, जो है ऑप्शन नंबर बी एडाफोलॉजी। ठीक, मृदा के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है यानी मृदा का शाखा का अध्ययन किया जाता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से शरीर विज्ञान एवं चिकित्सा की वह कौन सी शाखा है जो पुरुषों के विशिष्ट रोगों एवं स्थितियों से संबंधित है? यानी आपको वो बताना है। कहाँ गया, हाँ, शरीर विज्ञान एवं चिकित्सा की वह कौन सी शाखा है जो पुरुषों के विशिष्ट रोगों एवं स्थितियों से संबंधित है, आपको ये बताना है। तो कहा जाएगा एंड्रोलॉजी। क्या कहलाता है? एंड्रोलॉजी, ऑप्शन नंबर ए एंड्रोलॉजी। आगे बढ़ते हैं। अच्छा 15 हो गया था, 16 क्वेश्चन हम लोग को देखना है। देखिए 16 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से यहाँ पर हाँ चिकित्सा विज्ञान की कौन सी प्रशाखा यकृत के उपचार और अध्ययन से संबंधित है? यानी कौन सी प्रशाखा यानी शाखा है जो यकृत के उपचार और अध्ययन से संबंधित है? हाँ तो बताइए कौन सा है? तो हेपेटोलॉजी। क्या है? हेपेटोलॉजी। ठीक, यकृत के उपचार यानी जो हमारा यकृत है उसके उपचार और अध्ययन से संबंधित कौन सा शब्द है? तो हेपेटोलॉजी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? आप बताइए। तो ये हो जाएगा वर्गीकरण विज्ञान। वर्गीकरण से रख लीजिए का नाम, वर्गीकरण विज्ञान। फिर आते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। जंतु विज्ञान किसका अध्ययन है? जंतु विज्ञान, तो जंतु विज्ञान किसका अध्ययन है? तो ऑप्शन नंबर जानवरों का, तो ये हो जाएगा डी। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए 19 क्वेश्चन बोल रहा है कि विज्ञान की एक शाखा जो जीवन या पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित है उसको क्या कहा जाता है? तो बताइए विज्ञान की एक शाखा जो जीवन या पृथ्वी से परे मौजूद विज्ञान की संभावनाओं से संबंधित है उसको क्या कहा जाता है? ये जाएगा कहा जाएगा। तो बताइए तो क्या कहा जाता है? एक्सो एक्सोबायोलॉजी। ऑप्शन नंबर बी क्या कहा जाता है? एक्सोबायोलॉजी, जो जीव विज्ञान की जो विज्ञान की है यानी जीवन है या पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित है। ठीक, ऑप्शन नंबर 20 में देखते हैं हम लोग कहाँ भरा जाएगा। तत्वों और मानव जैसी प्रजातियों जैसे कि बंदर, वानर, वन मानुष आदि के व्यवहार का अध्ययन क्या कहलाता है? ये आप लोग को बताना है। तो प्राइ क्या बोलते हैं इसे? प्राइमेटोलॉजी। ऑप्शन नंबर सी प्राइमेटोलॉजी। अब देखते हैं 21 भी देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मकड़ियों का अध्ययन है? तो यानी मकड़ियों का अध्ययन क्या कहलाता है, ये आपको बताना है। तो एरे एरेक्नोलॉजी। क्या होता है? एरेक्नोलॉजी एरेक्नोलॉजी। एरेक्ने रेंगता है, रेंगती मकड़ी क्या करती है? रेंगती है। ठीक, मकड़ियों का अध्ययन क्या करता है? एरेक्नोलॉजी एरेक्नोलॉजी मकड़ियों का अध्ययन होता है। आगे बढ़ जाते हैं। 22 देखते हैं क्वेश्चन। सीरोलॉजी यानी सोरोलॉजी या सीरोलॉजी का अध्ययन क्या कहलाता है? तो बताइए सीरोलॉजी का होता है तो छिपकली का अध्ययन। बी, ऑप्शन नंबर बी। सोरोलॉजी भी लिखता है, सेरोलॉजी सीरोलॉजी भी पढ़ते हैं। ठीक, तो सोरोलॉजी।
इसको याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं। लिखित दस्तावेज है जो एक मानव विज्ञानी विज्ञानी संस्कृति का चित्रण दर्शाते अनुसंधान अनुसंधान से तैयार करता है। लिखित दस्तावेज है, यानी आपको बताना है, जो एक मानव विज्ञानी संस्कृति का चित्रण दर्शाते अनुसंधान से तैयार करता है, क्या कहलाता है? तो अच्छा है नहीं ऑप्शन का इस तरह के। तो अब बताइए, ये चार ऑप्शन है, तो क्या कहेंगे इसको, क्या कहलाता है? तो एथनोग्राफी। क्या कहलाता है? एथनोग्राफी। ऑप्शन नंबर बी, एथनोग्राफी। एथनोग्राफी कहलाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अच्छा 23 हो, 24 25। देखिए 24 नंबर क्वेश्चन आते हैं। प्राचीन काल के जानवरों पौधों एवं अन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों या चिन्हों के विज्ञान कहलाता है अध्ययन का विज्ञान कहलाता है। यानी जो प्राचीन काल के जो जानवर थे, पौधे थे, अन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों या चिन्हों के अध्ययन का विज्ञान क्या कहलाता है, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक, ये क्या हो गया? 24 का ये चार ऑप्शन है, आपको ये बताना है। तो क्या होता है? जीवाश्म विज्ञान, यानी जो प्राचीन काल के हम लोग जानवरों से जो कुछ भी चिन्हों को मिलता है, चाहे पौधे का चिन्ह मिलता है, उसका हम लोग अध्ययन करते हैं, तो क्या कहलाता है? जीवाश्म विज्ञान। जीवाश्म विज्ञान। ठीक ना, आगे बढ़ जाए। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देखिए। पादप विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? पादप विज्ञान में बताइए तो किसका अध्ययन किया जाता है 25 नंबर क्वेश्चन का? तो पौधों का। पादप विज्ञान में पौधों का विज्ञान यानी पौधों का अध्ययन किया जाता है। 26 नंबर देखते हैं। ऑन्कोलॉजी किस बीमारी के उपचार से जुड़ा है? ऑन्कोलॉजी बताइए, ऑन्कोलॉजी। तो इसका क्या हो जाएगा? कैंसर। ऑन्कोलॉजी क्या कहलाता है? कैंसर से संबंधित है। ठीक, हम आगे बढ़ते हैं। 27। देखिए कवक विज्ञान क्या है? यानी कवक, कवक विज्ञान हम लोग किसे कहते हैं? तो कवक विज्ञान आप लोग बताइए। कवक विज्ञान ऑप्शन आप लोग के सामने है चार। ठीक ना, तो हो जाएगा इसका जो होगा कुकुरमुत्ता का अध्ययन। कुकुरमुत्ता का अध्ययन क्या कहलाता है? कुकुरमुत्ता आप लोग समझते हैं? कुकुरमुत्ता का अध्ययन यानी ऑप्शन नंबर बी जो है कवक विज्ञान है। ठीक ना, अच्छा 28 देखते हैं। माइकोलॉजी के अध्ययन से संबंधित है, बताइए। तो माइकोलॉजी के अध्ययन से संबंधित क्या है? तो ये भी होता है कवक। ठीक, आगे चलते हैं। ओरिनो ओनिरोलॉजी, ओनिरोलॉजी किसकी अध्ययन है? ओनिरोलॉजी यानी 29 जो क्वेश्चन है उसका बताइए। तो सपने, सपने आते हैं, सपने का अध्ययन। ठीक, सपने का अध्ययन होता है। आगे बढ़े, देखिए 30वां ये टॉक्सिकोलॉजी किसकी अध्ययन है? टॉक्सिकोलॉजी किसका अध्ययन है? इसको मिटा देते हैं। हाँ, टॉक्सिकोलॉजी यानी जो 30वां क्वेश्चन है उसका क्या है? तो जहर। टॉक्सिकोलॉजी, ये ऑप्शन नंबर बी यानी जहर का अध्ययन होता है। 31 देखते हैं क्वेश्चन। टैक्सोनॉमी मूल रूप से संबंधित है, किससे संबंधित है? तो बताइए। ये होता है जैव विविधता से संबंधित। किससे होता है? जैव विविधता से संबंधित। टैक्सोनॉमी मूल रूप से किससे संबंधित होता है? तो जैव विविधता से संबंधित होता है। चलते हैं 20वां क्वेश्चन देखते हैं। बायो सिस्टमैटिक्स का उद्देश्य क्या है? इसमें देखिए, आप इसको वीडियो को रोक कर आप अपना आंसर दे सकते हैं, लेकिन हम लोग को बहुत तेज से चलना है, तो इसलिए हम लोग सीधे आप लोग को डायरेक्ट आंसर पर चलेंगे। ठीक, तो आप ये कहा अध्ययन के सभी क्षेत्रों से विभिन्न मानकों की समग्रता पर उनके विकासवाद इतिहास और उनके
फाइलोजेनी फाइलोजेनी की स्थापना के आधार पर जीवों का वर्गीकरण है। देखिए ग्रुप डी में पूछा हुआ है 2018 में, ठीक ना। तो देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन आता है, आप लोग हल्के मत लीजिएगा, ठीक। प्रैक्टिस करते रहिए, चाप के दोहराते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। आप अपना तैयारी करके आते रहिए, इस यहाँ पे प्रैक्टिस करिए, इसका पीडीएफ दोहराते रहिए, ठीक। अगर साइंस आप कर लिए तो समझे कि बहुत आपकी पकड़ है। तो मेन इसमें साइंस ही है, ठीक ना। अच्छा, तो हम लोग का क्वेश्चन देखे थे 32 ना। हाँ, बायो सिस्टमैटिक्स का उद्देश्य क्या है? तो अध्ययन के सभी क्षेत्रों से विभिन्न मानकों की समग्रता पर उनके विकासवादी इतिहास और उनके फाइलोजेनी की स्थापना के आधार पर जीवों का वर्गीकरण है, ठीक ना। तो आगे बढ़ जाए हम लोग, चलिए इसको हटाते हैं, 33 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। बोल रहा है कि विभिन्न प्रकार के ऊतकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऊतकों के अध्ययन क्या कहा जाता है? ऊतक विज्ञान, इसके नाम में ही छुपा है ऊतक विज्ञान। ये तो नॉर्मल सा था, चलते आगे। जानवरों के उनके पर्यावरण के साथ संबंधों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ठीक, जानवरों के उनके पर्यावरण के साथ संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है, आपको ये बताना है। तो ये 4 ऑप्शन आपके सामने रहा। 34 क्वेश्चन था ना, तो 34 का ये बताइए। तो ये था इकोलॉजी। ओ, ये, हाँ, इकोलॉजी, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, 35 क्वेश्चन देखते हैं, 35 नंबर। बोल रहा है कि, अच्छा, यहाँ से हूँ, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सूत्री विभाजन के परिणाम का यथार्थ रूप से यथार्थ रूप में वर्णन करता है? ये जो आप लोग का आ गया ना, ये कोशिका विज्ञान से आ गया, यानी कोशिका से हम लोग चलेंगे, ठीक। जंतु कोशिका, उसके बाद हम लोग जो चैप्टर वाइज गए ना, चैप्टर वाइज यानी जो कोशिका, अरे विज्ञान की जो शाखाएं थी उनसे क्वेश्चन आने वाला था, सब खत्म हो गया क्वेश्चन, जो वही था क्वेश्चन। अब हम लोग का चलेगा का कोशिका से संबंधित। तो बताइए ये क्या होता है? तो जनक जनक कोशिका के समरूप दो द्विगुणित संतित कोशिकाएं उत्पन्न करता है, ठीक। सूत्री विभाजन का होता है, आप लोग पता होना चाहिए, आप लोग तैयारी किए हैं तो ठीक। जनक कोशिका के समरूप दो द्विगुणित संतति कोशिकाएं उत्पन्न करता है, ठीक। ऑप्शन नंबर सी। आगे चलें, 36 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, कोशिका कला को कोशिका का सक्रिय भाग क्यों कहा जाता है? यानी कोशिका कला को कोशिका का सक्रिय भाग क्यों कहा जाता है, ये आप लोगों को बताना है। अच्छा, यहाँ से तो दिख तो रहा है, सही ऑप्शन सभी दिख रहा है, तो बताइए। यह कोशिका के समुचित कार्य के लिए आवश्यक पदार्थों के प्रवेश और निकास की नियंत्रित करता है, इसलिए कहा जाता है, ठीक। देखिए, यह कोशिका के समुचित कार्य के लिए आवश्यक पदार्थों के प्रवेश या और निकास, यानी जो आवश्यक पदार्थ है उसको प्रवेश और निकास के नियंत्रित करता है, इसलिए उसको सक्रिय कहा जाता है, ठीक ना, कोशिका कला को। आगे बढ़ते हैं। वो रिवर्स सांबा, ये क्या हो जा रहा है? 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ठीक। तो सुकेंद्रकी कोशिका में आनुवंशिक जानकारी संवहन करने वाली सूत्रवत संरचनाएं मुख्यतः में पाई जाती है, यानी बीच में डैश है, उसको क्या कहा, मतलब इसमें क्या भरा जाएगा? क्या बोले, सुकेंद्रकी कोशिका में आनुवांशिक जानकारी संवहन करने वाली सूत्रवत संरचनाएं मुख्यतः में पाई जाती है, तो किस में होता है? तो ये होता है केंद्रक में, ठीक, ऑप्शन नंबर बी। आगे चलें, देखिए, 38 से केंद्रक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये आपको कथन सही बताना है। तो ये चारों ऑप्शन पढ़ सकते हैं, कौन सा जो है वो सही है, ये आप लोग को बताना है। तो ये जो होता है केंद्र की झिल्ली में रंध्र होते हैं, ऑप्शन नंबर डी, यही सही है। चलते हैं 39 पे। प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? प्लाज्मा झिल्ली बताइए तो किससे बनी होती है?
प्लाज्मा झिल्ली बनती होती है प्रोटीन और लिपिड दोनों से। ये प्रोटीन एवं लिपिड प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है। ठीक, आगे चलते हैं। 40, परंपरागत रूप से जिस जनन कोशिका में भोजन का भंडार संचित होता है उसे क्या कहा जाता है? बताइए, इसका चार ऑप्शन आपको दिख रहा है, ये बताइए आप। तो मादा युग्मक, ऑप्शन नंबर सी, मादा युग्मक। अच्छा, ये भी हो जाएगा, 41 भी दिख ही रहा है सब ऑप्शन। हो, देखिए, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने निम्नलिखित कथन दिया? जैसे उसका कौन सा ये कथन दिया है, सभी कोशिकाओं का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होता है। ये किसने दिया था कथन? ये किसका कथन यानी किसका कहना था, ये आपको बताना है। तो ये था रूडोल्फ विर्ची। रूडोल्फ विर्ची थे। आए समझ में? तो अब देखते हैं आगे। 42 नंबर चलते हैं क्वेश्चन। अच्छा, 41 हो ही गया, 42। निम्नलिखित में से किस कोशिकांग का अपना डीएनए और राइबोसोम होता है? अब बताइए, डीएनए और राइबोसोम किसका होता है? तो ये आपको बताना है। तो ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया का, ऑप्शन नंबर बी, माइटोकॉन्ड्रिया का। 43 देख लेते हैं। कोशिका, हाँ दिख रहा है। कोशिका में केंद्रक के अतिरिक्त, यानी कोशिका में केंद्रक के अतिरिक्त निम्न में से किन दो कोशिकांगों के अपने डीएनए और राइबोसोम होते हैं? यानी 43 क्वेश्चन आपको बताना है। तो ये आप लोग का ये भी क्या होता है, लवक और माइटोकॉन्ड्रिया में अभी हम लोग पढ़े हैं, लवक और माइटोकॉन्ड्रिया। आगे बढ़ जाएं। देखिए, यूकैरियोट यानी यूकैरियोटिस जो इसे आप लोग बोलते हैं, यूकैरियोट में निम्नलिखित में से कौन सा एक दोहरी झिल्ली द्वारा कोशिका द्रव्य से अलग होता है और यह कोशिका की जीवन प्रक्रियाओं का निर्देशित करता है? 44 नंबर क्वेश्चन आप देखिए और अच्छे से पढ़िए, और इसमें का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केंद्रक। चलिए आगे बढ़ते हैं। एटीपी के विखंडन से, 35वां क्वेश्चन है, एटीपी के विखंडन से एक निश्चित मात्रा में ऊर्जा मोचित होती है। ठीक, जो कोशिका के अंदर होने वाली आंतरोष्मी क्रियाओं का परिचालन कर सकती है। ये आपका 45 क्वेश्चन का आंसर बताना है। तो हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक, क्या हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर बी। आगे हम लोग बढ़ जाएं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। या तो माओ 46 नंबर क्वेश्चन। अच्छा, ये क्वेश्चन थोड़ा भरा हुआ है। 46, हाँ, कौन सा हम लोग पढ़े हैं अभी? हाँ, 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्राकेंद्रकी कोशिका की विशेषताओं से संबंधित सही कथन का चयन कीजिए। ये आप लोग को बताना है। तो इसमें क्या होता है, इसमें एक ही गुणसूत्र होता है, ऑप्शन नंबर ए। प्राकें प्राक केंद्र की कोशिका की विशेषताओं से संबंधित सही कथन का चयन कीजिए। तो इसमें एक ही गुणसूत्र होता है। ठीक, आगे हम लोग चलते हैं। 47 क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है कि कहाँ गया, हाँ, कोशिकांगों का उनके संबंधित कार्यों से मिलान कीजिए। ठीक, तो देखिए, अच्छा ये मिलान था आप लोग को, अब ये सही क्वेश्चन टाइप नहीं हो पाया है। ओ, ये तो टाइप सही से नहीं हो पाया है, और ये आरआरबी टेक्नीशियन पूछा है। इस क्वेश्चन को आप लोग थोड़ा देख सकते हैं, थोड़ा थोड़ा ये गड़बड़ क्वेश्चन हो गया है। हम लोग चलते हैं 48 पे, ठीक ना। देखिए, खुरदुरी अंतर्द्रव्यी जालिका माइक्रोस्कोप के नीचे खुरदली
दिखती है क्योंकि इसकी सतह पर कौन-सा नामक कण जुड़े होते हैं? ये आपको बताना है। 48वां क्वेश्चन है, ये आपको बताना है। तो कौन सा जुड़ा होता है? राइबोसोम। खुरदरी कौन सा दिखाई देता है? राइबोसोम वाला। 49 का देख लेते हैं। अच्छा रुकिए, एक ही बार में खत्म कर देते हैं क्वेश्चन। 49 और ओह! ठीक, ठीक। 49 देखिए, निम्नलिखित में से क्या एक छड़ाकार संरचना है? यानी छड़ के आकार का कौन-सा है, जो केंद्रक में तभी पाई जाती है जब कोशिका विभाजित होने वाली होती है? तो बताइए, ये कौन-सा है? तो ये होता है गुणसूत्र, ऑप्शन नंबर बी। अब 50 आ जाएँगे, कोशिकाओं में कितने प्रकार की अंतर्द्रव्यीय जालिका होती है? तो ये आपको बताना है। ये आप लोग के लिए होमवर्क के लिए छोड़ दें? नहीं, नहीं, चलिए हम ही बता देते हैं। हाँ, आप लोग के लिए होमवर्क के लिए है। इसका आंसर लास्ट में लिखा गया है, ये आप अपना आंसर दीजिए कमेंट में। ठीक, कोशिकाओं में कितने प्रकार की अंतर्द्रव्यीय जालिका होती है? पहले आप देख लीजिए तब जाके आंसर दिए। आंसर की मिलेगा आप लोग को टेलीग्राम चैनल पर, नीचे देखिए पूरा आंसर की लिखा है ना? अच्छा दिखा देते हैं इसका, पूरा नहीं दिखाएँगे, देखिए ये इसका आंसर मिलेगा, ठीक? सभी का आंसर मिलेगा और व्याख्या के साथ। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।